तो बच्चों हम अब जो अगला टॉपिक देख रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर बोलिए या सोलेनॉइड बोलिए, बात लगभग एक ही है। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इंडक्टर या सोलेनॉइड। अब देखिए, सोलेनॉइड तो हमको अच्छी तरह से पता है कि सोलेनॉइड किस प्रकार से होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरह से हमारा सोलेनॉइड होता है, आपको याद होगा, है ना। अब ये जो सोलेनॉइड है इसका कुछ तो मतलब वॉल्यूम भी होता है ना। इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये ऐसा इसको सिलेंडर जैसा हम ट्रीट करें तो फिर इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। ये देखिए इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, है ना। तो है ना, तो इसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर होती है। हमें पता है कि इंडक्टर या सोलेनॉइड के अंदर क्या क्या स्टोर होता है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। और एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। मैंने आपको बताया था कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है, और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, U = ½ CV², मैंने आपको बताया था। और एक इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने डिराइव किया था ½ L × I², है ना। तो मैंने बताया था ये दोनों बहुत मिलते जुलते फॉर्मूला हैं। ये कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ये इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है वो इस फॉर्मूला की चर्चा हम कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अब अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो इंडक्टर हमें दिख रहा है, इस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो तो हमें पता है कि वो एनर्जी स्टोर्ड जो है वो है ½ L × I²। दूसरा हमें ये भी पता है कि इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमें पता है, जो कि है μ0 × N × I। ये भी हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है, इससे हम ये लिख सकते हैं कि I इज़ नथिंग बट, I को हम क्या लिख सकते हैं, B/μ0 × N। इस तरह से हम ये I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो जो है, देखिए जो सेल्फ इंडक्टेंस हमको दिख रहा है, तो अभी हम किसको यूज़ कर रहे हैं? सोलेनॉइड को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पता है कि फॉर अ सोलेनॉइड जो उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो हम निकाल चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। और जो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो होता है μ0 × N² × वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप नोट्स पलटा के क्रॉस चेक कर लें। ये हमने सोलेनॉइड का जो है सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 1 और 2 को हम 3 में पुट करते हैं। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा U इज़ नथिंग बट ½ Li², तो ½ × L। L क्या है? L तो है μ0 × N² × V × I²। तो I के स्क्वायर की जगह पर मैं क्या पुट कर दूँ? मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर रहा हूँ, और मैं रख रहा हूँ B/μ0 × N²। ये I का स्क्वायर इस तरह से लिख दिया मैंने। इसको थोड़ा फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा ½ × μ0 × N², ठीक है, × V × B² μ0 का स्क्वायर × N²। इस तरह से लिख लिया मैंने इसको। अब
यहाँ पे ये देखिए ये एन स्क्वायर और ये एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये म्यू नॉट और यहाँ नीचे एक म्यू नॉट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचा, तो ये बचा U। इस तरफ देखिए LHS में क्या है, U है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो किया गया हाफ इंटू बी स्क्वायर वी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो वो मैं अगली पेज पे लिख देता हूँ। तो अभी U क्या है, U है हाफ इंटू बी स्क्वायर वी अपॉन म्यू नॉट। क्रॉस चेक कर लीजिए आप, हाफ बी स्क्वायर वी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, अब ये तो है हमारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि सोलिनॉइड के अंदर में स्टोर्ड है। वी वॉल्यूम के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो इतनी है। ठीक है, जिसको हमने हाफ LI स्क्वायर भी बोला था, उसी को हमने इस रूप में भी लिख दिया है। अब मकसद हमारा है एनर्जी डेंसिटी निकालना। अब जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी की जो डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को हम सिंबल देते हैं स्मॉल यू। स्मॉल यू इज़ व्हाट, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम विल गिव यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ एनर्जी डेंसिटी। अब टोटल एनर्जी हमारा कितना है, वो है हाफ इंटू बी स्क्वायर इंटू वी अपॉन म्यू नॉट, मतलब ये वाली वैल्यू ये उठा के मैंने यहाँ पुट की है। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है हमारा, ये देखिए ये जो वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट द एनर्जी डेंसिटी इज़ नथिंग बट हाफ इंटू 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। ऐसा मैंने जानबूझ के इसको लिखा है, और ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। इस रूप में मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा एनर्जी डेंसिटी जब आपने कैपेसिटर के लिए पढ़ा था, या किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए, जो चार्ज कंडक्टर की जो एनर्जी डेंसिटी होती थी, वो जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो एनर्जी डेंसिटी क्या थी, वो थी हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। अगर आसपास का मीडियम वैक्यूम है या एयर है तो हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। ये आपने एनर्जी डेंसिटी कहाँ पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और ये जो एनर्जी डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, वो इस तरह से है। अब आप कंपेयर कीजिए दोनों को, देखिए कितने मिलते जुलते हैं दोनों। तो यहाँ भी हाफ है तो यहाँ भी हाफ है, यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ ई स्क्वायर है ना। बस एक ही डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये परमिटिविटी, वो ऊपर है, और यहाँ जो कांस्टेंट परमिएबिलिटी है वो नीचे है। तो ऊपर नीचे का बस मामला है, बाकी तो डियर स्टूडेंट्स बाकी चीज़ें सारी की सारी सेम टू सेम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है एनर्जी डेंसिटी का, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो फिर आपको ये भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके, यहाँ से शुरू करते हैं, पॉज करके पहले आप ये पेज कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो अगला टॉपिक हम देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन को। तो ये कहता है कि इट इज़ द फेनोमेना इन विच EMF इज़ इंड्यूस्ड इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके डेफिनेशन वापस से एक बार पढ़िए। हाँ बच्चों, तो पढ़ा आपने, है ना। तो इट इज़ द फेनोमेना इन विच EMF इज़ इंड्यूस्ड इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो बेसिकली यहाँ होता ये है कि यहाँ पे दो कॉइल्स होती हैं। तो एक कॉइल वो होता है जिसमें बैटरी लगी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला कॉइल आप देखिए, तो इस कॉइल में बैटरी लगी हुई है। तो इस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल बोलिए या प्राइमरी वाइंडिंग्स बोलिए, बात एक ही है। प्राइमरी कॉइल और
वाइंडिंग। ठीक है, ये भी शब्द कभी कभी यूज़ होता है, वाइंडिंग। और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो ऊपर वाला कॉइल आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो अब कैसे पहचानेंगे कौन सा प्राइमरी कॉइल है, कौन सा सेकेंडरी कॉइल है? तो देखिए, जिस कॉइल के अंदर बैटरी लगी होगी वो प्राइमरी कॉइल होगा, पावर सोर्स। ठीक है, तो जहाँ पावर सोर्स लगा होगा वो प्राइमरी कॉइल होगा। और आप देखिए, इस वाले कॉइल के अंदर कोई भी पावर सोर्स नहीं है। ये जो ऊपर लगा, ये तो गैल्वेनोमीटर है ना हमारा, करंट डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ कोई पावर सोर्स नहीं है, तो जहाँ कोई पावर सोर्स नहीं है वो सेकेंडरी कॉइल होगा, और जहाँ पावर सोर्स है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अच्छा। तो होता ही है कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज़ करेंगे तो वैसे ही जो है स्विच को क्लोज़ करते ही करंट इसमें फ्लो होने लगेगा, करंट इंक्रीज़ होने लगेगा। करंट इंक्रीज़ होने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज़ होने लगेगा, और जब फ्लक्स प्राइमरी में बढ़ेगा तो सेकेंडरी से भी पास होने वाला फ्लक्स बढ़ने लगेगा। तो जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो सेकेंडरी से जाके लिंक हो जाएगा। अब अगर प्राइमरी में फ्लक्स बढ़ रहा है तो सेकेंडरी के थ्रू भी पास होने वाला फ्लक्स बढ़ने लगेगा। यानी कि अगर यहाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा। होता ही है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा तो होता ही है। अगर आपके घर में झगड़े हो रहे हैं तो आपका पड़ोसी भी उससे परेशान होगा ही होगा, वहाँ भी आवाज़ जाएगी और उसको भी डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। तो आपको क्या लगता था कि अगर आपके घर में झगड़े हो रहे हैं तो सिर्फ आपके घर के लोग परेशान हो रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, अपने घर के तो लोग परेशान होते ही हैं, लेकिन पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ भी हो रही है। पड़ोसी कॉइल, यानी प्राइमरी में फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में भी फ्लक्स चेंज होने लगता है, जिसके वजह से देखो प्राइमरी में तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही, जिसको हमने सेल्फ इंडक्शन बोला था, लेकिन सेकेंडरी में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसी को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट कौन से वाले कॉइल में चेंज हो रहा है? देखो मैं इंक्रीज लिख देता हूँ यहाँ पे। तो करंट कौन से कॉइल में चेंज हो रहा है? प्राइमरी में। और इसके वजह से ईएमएफ कौन से कॉइल में इंड्यूस हो जा रहा है? सेकेंडरी में। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी एक कॉइल में करंट के बदलने की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे ही तुम स्विच को क्लोज करोगे, यहाँ करंट फ्लो होने लगेगा, यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ भी करंट फ्लो होने लग जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो होने लग जाएगा सेकेंडरी में। प्राइमरी में करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब सेकेंडरी में करंट भी फ्लो होने लग जाएगा। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब दोबारा से तुम एक बार पढ़ लो ये डेफिनेशन, तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल is directly proportional to the current passing through the primary coil। देखो प्राइमरी में करंट जितना ज़्यादा होगा, है ना, इसको मैं IP लिख देता हूँ, IP। तो प्राइमरी में करंट जितना ज़्यादा होगा सेकेंडरी में फ्लक्स उतना ज़्यादा लिंक होगा जाके, है कि नहीं? और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी इज इक्वल टू M इंटू IP। तो यहाँ M जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है ना। तो M इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, also called as coefficient of mutual induction। क्या बोलते हैं? coefficient of mutual induction, या इसका एक नाम और है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, एक नाम ये भी है इसका। तो हम सबसे छोटा वाला नाम यूज़ करेंगे, जो आखिरी वाला नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको याद होगा हमने L से रिप्रेजेंट किया था किसको? सेल्फ इंडक्टेंस को। सेल्फ इंडक्टेंस वाज रिप्रेजेंटेड बाय L, और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय M। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय M, ठीक है। अच्छा, तो ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, और यहाँ पे हम कुछ और बातें भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि यहाँ फाई एस क्या है। फाई एस यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न या सिंगल टर्न
ऑफ सेकेंडरी कॉइल, फाई एस लिखा है ना, तो एस का मतलब सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिंगल टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और ये उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई। और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सेकेंडरी कॉइल में, ये तो फाई एस क्या है, ये तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल है। अगर हम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो वो क्या होगा, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए, हमें तो पता है कि E इज इक्वल टू फैराडे के लॉ से हमको ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। फिर से बोलता हूँ मैं, सेकेंडरी में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत कैसे हुई, 3 स्टेप में मामला होता है। सबसे पहले प्राइमरी में करंट का बदलाव होता है, प्राइमरी में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है, और सेकेंडरी से थ्रू पास होने वाला फ्लक्स जब चेंज होता है तो सेकेंडरी में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए, तो मैं यहाँ चेंज लिख देता हूँ। तो प्राइमरी में करंट जब चेंज होता है तो उसके वजह से सेकेंडरी से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी में एक ईएमएफ में चेंज नहीं आता, ये तो चेंज तो होता ही है लेकिन वो इंड्यूस हो जाता है ना, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और एक दूसरा लिंक भी यहाँ पे बनता है, वो दूसरा लिंक भी आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी में जो करंट चेंज हो रहा है इसके वजह से प्राइमरी के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यानी प्राइमरी में चेंज होने की वजह से प्राइमरी में तो ईएमएफ इंड्यूस होता ही है, प्राइमरी में करंट चेंज होने की वजह से प्राइमरी में तो ईएमएफ इंड्यूस होता ही है, प्राइमरी में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। और यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्यारे बच्चों, इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और ये जो है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल, हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो भाई प्राइमरी में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हो रहा है, और प्राइमरी में करंट चेंज होने की वजह से प्राइमरी में खुद में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो वही तो सेल्फ इंडक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 2 लिंक्स आपको समझ में आ गई होंगी, एक इधर वाली लिंक है और एक इधर वाली लिंक है। ठीक है, एक सेल्फ इंडक्शन वाली लिंक है और एक म्यूचुअल इंडक्शन वाली लिंक है। दोनों केस में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो एक केस में क्या होता है कि अपने ही कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से अपने ही कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो वो रहा हमारा सेल्फ इंडक्शन, और एक है भाई अपने कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से पड़ोसी केस में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो वो है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो खैर, तो वापस हम यहाँ आते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी, मतलब ये वाली चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे हम फर्दर क्या बोल सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज़ डी बाई डी टी ऑफ, और ये देखिए, ये जो फाई एस है, फाई एस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ तो फाई एस की जगह पर हम लिख सकते हैं m इंटू आई पी, और m कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा, तो ई एस क्या हो जाएगा, m इंटू डी आई पी अपॉन डी टी, m इंटू डी आई पी अपॉन डी टी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया डियर स्टूडेंट्स। इसको मैं मॉडिफाई करके भी लिख देता हूँ, इसको हम मॉडिफाइड फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट, ये चलिए मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ इसको। तो इसको मैं ई एस इज इक्वल टू एम डी आई पी अपॉन डी टी, ई एस इज इक्वल टू एम डी आई पी अपॉन डी टी, और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नथिंग बट ई एस अपॉन डी आई पी अपॉन डी टी, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। यानी ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी पर यूनिट चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी,
यानी प्राइमरी में करंट चेंज होने से सेकेंडरी में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है ना। अगर मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा करंट चेंज हुआ जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो एक पेयर ऑफ कॉइल के लिए होता है ना, एक जोड़े के लिए होता है। दो कॉइल्स चाहिए तब जाके वहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होगा ना। जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, दो बॉडीज़ चाहिए होती हैं, एक के ऊपर एक, तब जाके वहाँ पे फ्रिक्शन आता है ना। दो लेयर्स, लिक्विड के दो लेयर्स हों, या रिजिड बॉडी की बात करें तो दो अलग अलग बॉडीज़ हों, आपस में रिलेटिव मोशन हो तो फ्रिक्शन आता है। तो एक बॉडी अकेले तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर सकती ना, तो वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस भी जो है ना उसके लिए दो कॉइल्स चाहिए होती हैं। अब दो कॉइल्स जो हैं उन दोनों कॉइल्स को आपने किस तरह से रखा है आपस में, उनकी पोजीशन, उनकी ओरिएंटेशन और भी कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो अगर करंट बहुत चेंज हुआ लेकिन ईएमएफ थोड़ा ही सा इंड्यूस हुआ पड़ोसी कॉइल में यानी सेकेंडरी कॉइल में, तो समझिए म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत कम है दोनों कॉइल्स के बीच में, है ना। और अगर करंट थोड़ा ही सा चेंज हुआ प्राइमरी के अंदर लेकिन सेकेंडरी में पड़ोसी में बहुत ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो समझिए दोनों कॉइल्स के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना ईएमएफ आप इंड्यूस कर पा रहे हैं पड़ोसी के कॉइल में, जितना ज़्यादा आप ईएमएफ इंड्यूस कर पाएंगे पड़ोसी के कॉइल में, समझिए दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ज़्यादा है। और जितना कम आप ईएमएफ इंड्यूस कर पाएंगे पड़ोसी के कॉइल में, समझिए आपस में दोनों कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो उतना कम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक और बात हम देखते हैं कि अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इसी फॉर्मूला से हम यूनिट का भी पता लगा सकते हैं। ऊपर हमारा वोल्ट है और नीचे हमारा करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड। वोल्ट अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड ऐसा लिखो, या वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। और अगर आपको याद होगा तो हमने ना सेल्फ इंडक्टेंस का इस तरह से लिखा था। हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या लिखा था, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। वहाँ तो प्राइमरी सेकेंडरी का कोई लफड़ा ही नहीं था, तो पी आई एस, जैसे यहाँ IP IS लिख रहे हैं, ये सब का तो कोई चक्कर ही नहीं था वहाँ। तो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिखा था हमने, जहाँ से हमने लिख लिया था कि L इज नथिंग बट E अपॉन डी आई बाई डी टी, ऐसा लिखा था हमने वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। तो वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अभी देखिए इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने SI यूनिट क्या लिखा था, तो इसका SI यूनिट आपको याद होगा, इसके SI यूनिट को हमने हेनरी बोला था, हेनरी सिंबल कैपिटल H। तो वैसे ही इसको भी हम H बोल देते हैं और इसको भी हम हेनरी बोल देते हैं। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी SI यूनिट वही होगा जो सेल्फ इंडक्टेंस का है, यानी हेनरी। ठीक है, तो इसको आप नोट बोल के लिख सकते हैं कि द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम एज सेल्फ इंडक्टेंस विच इज़ हेनरी। फिर से रिपीट करता हूँ, द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम एज सेल्फ इंडक्टेंस विच इज़ हेनरी। ठीक है, और हेनरी क्या होता है, हेनरी बेसिकली होता है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो अगर डियर स्टूडेंट्स आपसे एग्ज़ाम में पूछे वो कि सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन बताइए या म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे? बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? ये आपका होमवर्क है डियर स्टूडेंट्स, सोचिए आप, है ना, निकाल के बताइएगा आप मुझे द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल, दोनों का सेम ही होगा, तो इसका आपको डायमेंशन मुझे निकाल के बताना है। ये पूछ सकते हैं वो यूनिट्स एंड डायमेंशन के ऊपर में। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो गया है तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो गया है तो इसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है।